आज हम लोग डिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे बेटा। हम अभी तक जो जैसे न्यूटन्स रिंग पढ़ रहे थे या हम लोगों ने थिन फिल्म पढ़ी, वैज से फिल्म पढ़ी, उन सब के अंदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व था वो था इंटरफेरेंस। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं यू कैन से कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इट इज़ ए वेरी लेंथी टॉपिक, बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं डिफ्रैक्शन के अंदर हमारे पास। तो थोड़ी सी शुरुआत करते हैं, चलिए डिफ्रैक्शन से। देखो, मैं बिल्कुल सिंपल सी एक बात करता हूँ। हम जनरली तो ये पढ़ते हैं कि लाइट जो होती है ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट का जो हम कहते हैं कि जो लाइट है, मोस्ट ऑफ द फिनोमिनाज हम लाइट का रेक्टिलिनियर मोशन कंसिडर करते हैं। रेक्टिलिनियर समझते हैं ना, स्ट्रेट लाइन मोशन हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलो इसी बात को पकड़ते हैं। मान लो बेटा ये सोर्स ऑफ लाइट है, ओके। ये मान लीजिए जैसे वहाँ पे डबल स्लिट होती थी, यहाँ पे मान लीजिए सिंगल स्लिट है। मतलब आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कार्डबोर्ड लगाया हुआ है हमने, और इस कार्डबोर्ड के अंदर एक स्मॉल होल कर दिया मैंने। ये एक स्मॉल होल कट कर दिया बेटा ए बी, और यहाँ पर मैंने क्या लगा दी है, स्क्रीन लगा दी। ठीक है, तो अगर हम बात करें, मतलब इसमें सोर्स को थोड़ा सा ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ पे चलो बीच में दिखा देता हूँ कहीं थोड़ा सा, यहाँ की बजाय। तो अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है तो एट द मोस्ट देखो लाइट यहाँ से चली, यूं स्ट्रेट लाइन में चलते चलते एट द मोस्ट कहाँ तक पहुंचनी चाहिए बेटा, ए डैश तक पहुंचनी चाहिए। एंड सिमिलरली अगर मैं इधर बात करूं लाइट की, तो अगर ये बी से एट द मोस्ट स्ट्रेट लाइन में चलती है तो हमारी लाइट मैक्सिमम कहाँ तक आनी चाहिए थी, बी डैश तक आनी चाहिए थी। मतलब कि इस ए और बी रीजन के अंदर हमारे पास इंटेंसिटी आनी चाहिए, लाइट आनी चाहिए बेटा। और इस रीजन में यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये जो पोर्शन है, ये दीवार जो है आपकी, ये जो कार्डबोर्ड लगा रखा है बेटा, इसका क्या बन जाना चाहिए, यहाँ पर शैडो बन जानी चाहिए थी कि नहीं बन जानी चाहिए थी। यहाँ पर देयर मस्ट बी नो इंटेंसिटी, देयर मस्ट बी नो लाइट, ये होना चाहिए। मतलब अगर सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन है तो ओके। सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो पोर्शन है इसकी शैडो बन जानी चाहिए यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो। क्या कहते हैं हम, ज्योमेट्रिकल शैडो, ओके। तो यहाँ पर भी नो लाइट होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं पूछूं प्रैक्टिकली आपसे कि भाई यहाँ पर क्या ऐसा होता है कि जैसे ए तक की लाइट और ए के जस्ट यहाँ बिल्कुल एडजेसेंट एरिया पर यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो जाए, बिल्कुल परफेक्ट डार्कनेस हो जाए, या बी डैश से जो एडजेसेंट एरिया है यहाँ पर बिल्कुल नीचे की तरफ जो है यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट डार्कनेस आ जाए, बिल्कुल अंधेरा हो जाए, ऐसा होता है क्या भाई? आप सिंपल समझ सकते हैं ना, कोई भी दरवाजा है, यूँ समझ लो थोड़ी देर के लिए दो, और यहाँ अंदर कमरे में बल्ब जला हुआ है, तो दरवाजे के सामने चलो ठीक है ज्यादा थोड़ी लाइट होती है, लेकिन बिल्कुल अगर ये वाला कॉरिडोर का एरिया या ये कॉरिडोर का एरिया है, यहाँ पे एडजेसेंट एरिया में बिल्कुल परफेक्ट डार्कनेस तो नहीं होगी ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कहें तो यहाँ पर कुछ लाइट आ जाएगी, हाँ, जैसे जैसे मैं ए डैश से दूर जाऊंगा वो इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। सिमिलरली बी डैश के इस एरिया में कुछ लाइट आ जाएगी, और जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा ये लाइट क्या होती चली जाएगी बेटा, कम होती चली जाएगी। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता, बताओ, डू यू एग्री और नॉट? होता है ऐसा? यस सर। तो बेटा ठीक है, जैसे मैंने दरवाजे के साथ वाला एग्जांपल दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लाइट रेज या कुछ लाइट वेव्स यू कैन से पॉइंट ए पर बैंड हुई अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से, और बैंड होकर कहाँ चली गई, यहाँ चली गई, शैडो रीजन में चली गई, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ लाइट आ गई। ठीक है, सिमिलरली कुछ बी पर बैंड हुई और बैंड होकर कहाँ पर आ गई बेटा, इस ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में चली गई। और यही जो बेंडिंग ऑफ लाइट है अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्ट्रैगल, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ये अपर्चर बोलते हैं हम इसको। ए बी जो है ये क्या हो गया, अपर्चर हो गया। सिमिलरली मैं इस चीज को यूं भी समझा सकता हूँ, जैसे मान लीजिए ए की मैं ले लेता, ये कोई ऑब्स्ट्रैगल है मेरे पास, ठीक है, यहाँ स्क्रीन लगा रखी है मैंने,
यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है, सीधी बात है। अगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन में लाइट चलती है तो बस ए डैश तक ही जानी चाहिए थी, जो ये ए डैश का एडजेसेंट एरिया है, यहाँ पर कोई लाइट नहीं होनी चाहिए थी, इसकी ज्योमेट्रिकल शैडो होनी चाहिए थी। बट प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो इस ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से यानी कि लाइट बैंड होती है और बैंड होकर यहाँ चली जाती है। तभी तो एक डैश के इस एडजेसेंट एरिया में बिल्कुल परफेक्ट डार्कनेस नहीं होती है। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट बन गई बेटा, इसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं। डिफ्रैक्शन क्या चीज हो गई हमारे पास? द बेंडिंग ऑफ लाइट, इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट around the bending of light around the corners of an obstacle. Bending of light around the corners of an obstacle and spreading of light in geometrical shadow region. Spreading of light in geometrical shadow region. ठीक है भाई, ज्योमेट्रिकल शैडो कौन सी समझ में आ गई ना? ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, इन रीजन्स में बैंड होते हुए जो है लाइट का पहुंच जाना क्या कहलाता है बेटा? डिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, लाइट का बैंड होना और ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में स्प्रेड हो जाना क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन कहलाता है। अब देखो बड़ी मजेदार बात है, अभी बाहर से कोई व्हीकल गया है एंड इट वाज प्लेइंग सम म्यूजिक, ठीक है, दैट मेड मी डिस्टर्ब। मैंने बाहर की तरफ देखा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसकी साउंड मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर के आसपास कोई वेडिंग सेरेमनी चल रही, शादी चल रही है कोई बेटा, एंड वहां पर मान लो डीजे बज रहा है और आप अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो मैनी टाइम्स इट हैपन कि उस फंक्शन से डीजे की आवाज आपके घर तक आ रही है, लेकिन वहां पर लाइटनिंग भी है, आप अपने कमरे के अंदर भी बैठे हैं तो भी आपको डीजे की आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन आपको लाइट नहीं दिखाई दे रही जो वहां पर। इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन ये है कि जो लाइट साउंड है ना, वो बहुत ज्यादा बैंड होती है, और जितनी ज्यादा बैंड होगी इसका मतलब उतनी दूर तक जाएगी। कम बेंडिंग होगी तो यानी कम दूर तक जाएगी। कहने का मतलब क्या है बेटा? कि साउंड के अंदर ज्यादा बेंडिंग मीन्स ज्यादा डिफ्रैक्शन होता है, लाइट के अंदर कम बेंडिंग मीन्स कम डिफ्रैक्शन होता है। और ऐसा क्यों होता है देखो, उसका रीजन देखेंगे अब हम, यानी कि लेट अस फाइंड आउट कंडीशन फॉर गुड डिफ्रैक्शन पैटर्न। कंडीशंस फॉर conditions for good diffraction pattern. Conditions for good diffraction pattern. और इसके लिए कंडीशन क्या है भैया? अभी आपने कहा कोई वो ऑब्स्टेकल है, लाइट उसके कॉर्नर्स पर बेंड हो जाएगी, तो बेंडिंग कब बढ़िया होगी बेटा? जब साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल, size of the obstacle must be comparable. It must be comparable with wavelength. Must be comparable with the wavelength of the wave. Now you can see, जो लाइट की वेवलेंथ होती है बेटा, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है बेटा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर्स, मीन्स विच इज वेरी वेरी स्मॉल। और अगर आप चाहते हो लाइट का डिफ्रैक्शन हो अच्छे से, तो हमें ऐसी ऑब्जेक्ट्स चाहिए बेटा जिनका साइज
क्या हो आपका, इस ऑर्डर का हो, वेवलेंथ के ऑर्डर का हो। तो प्रैक्टिकली सच स्मॉल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इजीली अवेलेबल, ठीक है ना। उधर वेवलेंथ ऑफ साउंड की बात करें हम, अगर मैं वेवलेंथ ऑफ साउंड की बात करूं बेटा, ठीक है ना, तो ये करीब करीब होती है बेटा 16 मिलीमीटर टू 16 मीटर। 16 मीटर समझते हैं, 16 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया, मतलब इतना सा साइज हो ही जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। और 16 मीटर का मतलब तो करीब करीब यू कैन इमेजिन 4 से 5 स्टोरी बिल्डिंग जो होती है, 4 से 5 मंजिला जो बिल्डिंग होती है बेटा, वो हो गया। यानी हर बिल्डिंग, हर घर जो है हमारा, ठीक है ना, वो साउंड के लिए किसका काम करेगा, ऑब्स्टेकल करेगा, साउंड कहीं से भी बैंड होकर आ जाएगी, समझ रहे हैं। दैट इज this size is easily available, this size is easily available, easily available in daily life। मतलब आपके मैंने कहा ये जो साइज है बेटा, ठीक है ना, 16 मीटर तो क्या हो गया, मैंने कहा करीब करीब 4-5 मंजिली बिल्डिंग हो जाती है, और उससे थोड़ा कम करेंगे 2 मंजिली बिल्डिंग, 1 मंजिली, यानी कि आपके सारे घर हैं वो सब इसके लिए ऑब्स्टेकल का काम करते हैं, इसलिए साउंड बैंड होते हुए आपके घर के अंदर तक एंटर कर जाती है, आपको अंदर बैठे हुए बाहर की आवाज सुनाई दे जाती है, ठीक है। द साइज इज इजीली अवेलेबल इन आवर डेली लाइफ एंड दैट इज, और ये क्या है, वेरी स्मॉल, सच साइज इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। क्यों भाई, मुश्किल से मिलता है कि नहीं मिलता हमें, ओके, डिफिकल्ट टू अटेन। एंड दैट इज वाई डिफ्रैक्शन, ये रीजन है कि डिफ्रैक्शन टेक प्लेस इजीली इन साउंड एंड डिफिकल्ट इन लाइट, क्योंकि इतने स्मॉल ऑब्जेक्ट मिले जब अच्छा डिफ्रैक्शन हो, अदरवाइज थोड़ी बहुत बैंडिंग होती रहेगी, ज्यादा अच्छे से बैंडिंग नहीं हो पाएगी बेटा लाइट, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन ऑब्टेन करने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास। नाउ सी डिफ्रैक्शन के बारे में और क्या क्या चीजें हमारे पास। एक साइंटिस्ट थे फ्रेजनल, उन्होंने कुछ अजम्पशंस बनाई डिफ्रैक्शन को लेकर कि ऐसा होता है ऐसा होता है, और उससे फिर रिजल्ट ड्राइव किए, एंड देन फाइनली वो रिजल्ट ठीक आ गए, तो हमने इन अजम्पशंस को मानना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। कहते हैं कि फ्रेजनल अजम्पशंस की मैं बात करूं बेटा, तो he made the uses of Huygens theory, he made uses of Huygens theory, जैसे उन्होंने क्या किया, एक टर्म होती थी बेटा वेव ऑप्टिक्स में क्लास 12 के अंदर, वेव फ्रंट। किसी को ध्यान है, ऐसे 2 साल हो गए 12th करे हुए आप लोगों को, मे बी याद ना हो, फिर भी किसी को थोड़ा सा हो याद कि वेव फ्रंट क्या होता था। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान नहीं है तो बेटा, इट वॉज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are vibrating in same phase, same phase, ठीक है। मतलब एक वेव फ्रंट मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं यूं कह लूं कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये सोर्स ऑफ लाइट मान लो, पॉइंट सोर्स, और उसके चारों तरफ एक स्फीयर ड्रा कर दूं मैं, तो स्फीयर का सरफेस पे जितने भी पॉइंट हैं बेटा, दे विल बी इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब है या तो सब में क्रस्ट आ रहा होगा, जैसे मान लीजिए क्योंकि सबकी डिस्टेंस बराबर होगी, एक साथ लाइट निकल रही है मान लो, या तो सब पे क्रस्ट पहुंच रहा होगा या ट्रप पहुंच रहा होगा, जो भी है, मतलब इक्वल डिस्टेंस कर करके पहुंचे बेटा, सेम फेज। फेज डज नॉट
have any relation with direction. Phase simply means state of the wave. क्रस्ट आ रहा है या ट्रफ आ रहा है, तो सेम फेज का मतलब क्या है बेटा कि इसके हर पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए क्रस्ट आ रहा है तो सब पॉइंट्स पे एक साथ क्रस्ट पहुंचेगा, ट्रफ आ रहा है तो हर एक पॉइंट के ऊपर क्या पहुंचेगा बेटा, ट्रफ पहुंचेगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ वेव सेम फेज. ओके, तो हाइगन ने क्या कहा कि हर एक पॉइंट जो होता है, हर एक पॉइंट से नई वेव स्टार्ट होती हैं और उन नई वेव्स को नाम दिया उन्होंने सेकेंडरी वेव्स. हर एक पॉइंट से नई वेव्स स्टार्ट होती हैं और उन वेव्स को क्या नाम दे दिया उन्होंने, सेकेंडरी वेव्स नाम दिया. तो फ्रेजनल ने क्या किया बेटा, हाइगन की इसी बात को मान लिया और उन्होंने क्या किया कि किसी भी गिवन वेव फ्रंट को ही डिवाइडेड the given wavefront into a number of elements जिनको उन्होंने पीरियड्स नाम दिया था. डिवाइडेड द गिवन वेवफ्रंट इनटू ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ए नंबर ऑफ पीरियड्स भी कहा जा सकता है. ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोड्यूसिंग क्या, सेकेंडरी वेव्स. और अकॉर्डिंग टू फ्रेजनल जो हम डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करते हैं बेटा, इट इज द सुपरपोजिशन ऑफ these secondary waves. You simply can say कि this is the interference between these secondary waves. वो कहता है किसी भी पॉइंट पर वेव फ्रंट में से सेकेंडरी वेव्स पहुंचेंगी और वो सेकेंडरी वेव्स जब आपस में इंटरफेयर करेंगे बेटा, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा, हमारे पास डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू फ्रेजनल द सुपरपोजिशन of these secondary waves at any point produces diffraction. डेफिनेटली ये पीरियड्स डिवाइड करना मैं सिखाऊंगा, किस तरीके से एक वेव फ्रंट को नंबर ऑफ पीरियड्स में डिवाइड करना है बेटा, वो हम सब सीखेंगे. मतलब एक बार आप जस्ट उसका, क्योंकि कोई जब टॉपिक स्टार्ट होता है तो आपको पता है शुरू में उसका इंट्रोडक्शन चलता है, देन हम उसके मैथमेटिक्स एंड अदर टर्म्स के ऊपर आएंगे. तो उन्होंने कहा कि पूरे वेव फ्रंट को हम नंबर ऑफ पीरियड्स में डिवाइड कर लेंगे बेटा. हर एक पीरियड से क्या पैदा होंगी, नई वेव्स बनेंगी, जिनको क्या नाम दे दिया हमने, सेकेंडरी वेव्स. अदर ये सेकेंडरी वेव वर्ड किसने यूज किया था, फर्स्ट टाइम हाइगन ने यूज किया था बेटा. एंड सुपरपोजिशन ऑफ दीज सेकेंडरी वेव्स इन एनी डायरेक्शन जो होगा बेटा या एनी पॉइंट दैट प्रोड्यूसेस डिफ्रैक्शन होता है. ठीक है, तो इनको हम डिवाइड करना समझेंगे, किस तरीके से डिवाइड करते हैं. दो तरीके के डिफ्रैक्शन है आपके सिलेबस में इन बातों को यूज करते हुए बेटा. पहला है फ्रेजनल का और दूसरा जो है बेटा वो है फ्राउनहोफर का डिफ्रैक्शन. ठीक है, हमारे पास आगे चलकर हम दो तरीके के डिफ्रैक्शंस की बात करेंगे. एक हमारे पास फ्रेजनल डिफ्रैक्शन होता है और एक हमारे पास फ्राउनहोफर्स डिफ्रैक्शन होता है. जैसे देखो बेटा क्या फर्क है. अभी मैंने डायग्राम बनाया था, जैसे यहाँ पे मैं अलग से दिखाऊं आपको कि ये यहाँ पे अगर देखता हूँ अगर यस, ये देखिएगा, ये सोर्स है बेटा, ये स्क्रीन है और ये क्या है आपका अपर्चर या ऑब्स्टेकल था. ठीक है ना. तो फ्रेजनल में ने क्या कहा कि दिस सोर्स और दिस स्क्रीन और बोथ आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम दिस अपर्चर और दिस ऑब्स्टेकल. मींस ये डिस्टेंस आप स्केल लेके माप सकते हो, ये डिस्टेंस भी आप स्केल लेकर क्या कर सकते हो बेटा, माप सकते हो.
ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या है हमारे पास मेनली कि सोर्स और स्क्रीन और बोथ source and screen are at finite distance from aperture कह लेना बेटा, या क्या कह सकते हो, ऑब्स्टेकल। जबकि फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में, मैं पूरा नहीं लिखा, बस फाइनाइट के बजाय क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस आ जाएगी। इनफाइनाइट डिस्टेंस आ जाएगी। अब आपको सर इनफाइनाइट, लैब में इनफाइनाइट डिस्टेंस कैसे हो सकती है, कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं? तो ऐसे क्या इन्होंने इनफाइनाइट, देखो ये स्क्रीन है जैसे फॉर एग्जांपल, नहीं ये अपर्चर है लेट अस सपोज, अगर सोर्स इनफाइनाइट वर्ड है, क्या लिख दिया, इनफाइनाइट, एन हो रहेगा ना, एन आई, इनफाइनाइट। देखो बेटा, इसके रेस्पेक्ट में इन्फिनिटी पर होना चाहिए। अगर कोई सोर्स इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो लाइट रेज कैसी आएंगी, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और पैरेलल टू ईच अदर। बताइए सब, अगर सोर्स इन्फिनिटी पे है तो लाइट रेज कैसी आती थी? अरे ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं भाई, सोर्स इन्फिनिटी पे हो तो, अगर सोर्स इन्फिनिटी पे हो तो बेटा लाइट रेज विल कम पैरेलल टू ईच अदर। अगर लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि सोर्स हमारा कहां पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो देखो फ्राउनहोफर ने क्या किया, सोर्स ले लिया, अब ये कहां से, इन्फिनिटी तो नहीं हुआ, मैं बनाता हूं। उन्होंने क्या किया बेटा, यहाँ लेंस लगा दिए, कन्वेक्स लेंस। जैसे कल भी मैं बता रहा था एक बार, न्यूटन्स के एक्सपेरिमेंटल सेटअप में न्यूटन्स रिंग के लेंस लगाया, और इस ढंग से लगाया बेटा कि सोर्स को इसके फोकस पे रख दिया, यानी ये डिस्टेंस इसकी फोकल लेंथ हो गई। अब देखो लाइट रेज यूं आएंगी, तो आप तो यहां खड़े हैं, आप तो किसके पास हैं बेटा, स्लिट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, अपर्चर के रेस्पेक्ट में। तो अपर्चर के लिए लाइट रेज पैरेलल आ रही है कि नहीं आ रही है, और लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं, तो इसके लिए सोर्स कहां चला गया, इन्फिनिटी पर चला गया, वर्चुअल इन्फिनिटी क्रिएट कर दिया एक तरीके से। समझ में आया कि नहीं आया बताओ बेटा? इस तरीके से लैब के अंदर इन्फिनिटी का यूज किया गया। सिमिलरली मान लो ये पैरेलल जा रही हैं, पैरेलल जा रही है तो इन्फिनिटी पर मिलेंगी, ओके। तो और स्क्रीन, तो फिर से एक लेंस यूज कर लिया उन्होंने, और स्क्रीन को इसके फोकस पे रख दिया बेटा, ये F1 F' मान लेता हूं। अगर पैरेलल आ रही हैं तो फोकस में मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, और वैसे हम क्या मानते हैं, अगर लाइट रेज पैरेलल गई हैं तो दे विल मीट एट इन्फिनिटी। तो अगेन इसका मतलब स्क्रीन कहां चली गई, इन्फिनिटी पर चली गई। इस तरीके से सोर्स और स्क्रीन को बेटा कहां पर रखा गया, इन्फिनिटी पर रखा गया, ठीक है। यहाँ पर सोर्स और स्क्रीन दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, यहाँ पर क्या है बेटा, इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पर हैं। और ये इनफिनिटी कैसे क्रिएट की गई है, विद द हेल्प ऑफ लेंसेज। तो इनके अंदर फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में लेंसेज आर यूज्ड, जबकि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में नो लेंस इज यूज्ड, नो लेंस इज यूज्ड। हो गया, यहां तक की बात है, ओके। लेंसेज आ गए हमारे पास। उसके बाद देखो, जब फाइनाइट डिस्टेंस है बेटा तो हमारे लिए जो लीनियर डिस्टेंस हम स्केल के हेल्प से माप सकते हैं, यानी कि इसके अंदर जो हमारे पास डिस्टेंसेस होंगी कौन सी, लीनियर डायमेंशंस, लीनियर होती है लेंथ वाली, ठीक है, लीनियर डिस्टेंसेस आर यूज्ड। जबकि यहां पर क्या होंगे बेटा, जब चीज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो हम एंगुलर डिस्टेंस मापते हैं, रियल डिस्टेंस तो मीनिंगलेस हो जाएगी। इन्फिनिटी मान ली स्टार्स हैं, इन्फिनिटी पर हैं, तो हम क्या करते हैं, उनके बीच का एंगल मेजर किया जाता है, यानी यहाँ पर एंगुलर डिस्टेंस।
यहाँ पर अगर आप बात करोगे बेटा, अगर लाइट रेज, ये फिर से क्लास 12 में जाएंगे हम, वेव फ्रंट जहां पढ़ा था, पैरेलल हो, तो जो वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा बेटा वो कैसा होगा? प्लेन वेव फ्रंट होगा। कैसा वेव फ्रंट होगा? प्लेन, क्योंकि ये हमेशा वेव फ्रंट जो होता है इट इज परपेंडिकुलर टू द रेज। तो भाई यहाँ पर जो वेव फ्रंट यूज होगा वो कैसा वेव फ्रंट होता है? प्लेन वेव फ्रंट इज यूज्ड। प्लेन वेव फ्रंट होता है। यहाँ पर या तो स्फेरिकल बनेगा या सिलेंड्रिकल बनेगा। तो भाई जो ये यूनिट है आपकी फर्स्ट यूनिट में जो बचा हुआ काम है वो सारा फ्रेजनल डिफ्रैक्शन का है, और जो सेकंड यूनिट है आपकी सिलेबस की वो पूरी की पूरी किसकी है? फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की है बेटा। ठीक है, तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपकी फ्रेजनल डिफ्रैक्शन की शुरुआत कर रहे हैं बेटा यहाँ से। ओके, जहां पर सोर्स और स्क्रीन दोनों क्या होंगी? फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होंगी बेटा। देखो तो फिर क्या करेंगे हम। मैंने अभी कहा फ्रेजनल ने, अब मेन ये तो इंट्रोडक्शन था भाई यहां तक। फ्रेजनल ने सारे वेव फ्रंट को हाफ पीरियड्स में पीरियड्स में डिवाइड कर दिया था, जोन्स में डिवाइड कर दिया था, जिनको हम बोलेंगे अब एक नई टर्म और ऐड कर रहा हूं उसके साथ में, फ्रेजनल्स, हाफ पीरियड जोन्स और हाफ पीरियड एलिमेंट्स। सो लेट अस स्टार्ट। फ्रेजनल, दिस इज फ्रेजनल्स half it is हाफ, नया वर्ड आ गया बेटा, पीरियड, फ्रेजनल्स, हाफ पीरियड जोन्स और हाफ पीरियड एलिमेंट्स। एक तो बार बार इतना बड़ा ना लिख के बेटा, मैं आगे इसको HFE लिखा करूंगा, हाफ पीरियड PF नहीं, HPE, हाफ पीरियड एलिमेंट्स लिखा करेंगे बेटा इनको। ठीक है, पहले तो इसी को समझते हैं क्या क्या एक्चुअली फ्रेजनल ने क्या किया बेटा। सारे, जैसे मान लो यूं समझो ये एक वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट से शुरू करते हैं बस। तिरछा इसलिए मान लो इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड। ओके, आपके कॉपी के बेस जैसे वीडियो में देखो परपेंडिकुलर रखा हुआ है ये। ठीक है, इसका सेंटर है O और ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, जहां पर मुझे डिफ्रैक्शन से पता करना है कि मैक्सिमा आएगी या मिनिमा आएगी बेटा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यहां पर इस पूरे जो आपका वेव फ्रंट है इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया। मान लीजिए एक सर्कल में डिवाइड कर लिया, मान लीजिए ये डिस्टेंस कुछ भी है बेटा, B डिस्टेंस है ये, और यहां पर एक रेडियस एक सर्कल ड्रा कर दिया। ठीक है, मैं इसको M1 नाम दे रहा हूं, सच दैट इसकी जो डिस्टेंस है P पॉइंट से, इसकी जो डिस्टेंस है बेटा P पॉइंट से, दैट बिकम इक्वल टू B प्लस लैम्बडा बाई 2। हाफ, हाफ का मतलब समझा रहा हूं, लैम्बडा तो बताइए वेवलेंथ होती है। ठीक है, और ये जो एरिया बन गया 0 से M1 तक, ये जो बन गया इसके अंदर, इसको हम बोलेंगे बेटा फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट। ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रा कर दिए, और वो सर्कल्स इस ढंग से ड्रा करें बेटा कि उनकी डिस्टेंस P पॉइंट से कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाए बाय फैक्टर ऑफ लैम्बडा बाई 2। क्या कर रहा हूं, मान लीजिए दूसरा सर्कल ड्रा किया उन्होंने, M2
सच दैट ये डिस्टेंस में देखो बेटा, तो फिर लैम्बडा बाई 2 बढ़ गई, ये हो गया बी प्लस 2 लैम्बडा बाई 2। चाहो तो आप बी प्लस लैम्बडा भी लिख सकते हो, है ना, ट्वाइस हो गया। तो ये जो एरिया हुआ कौन सा, M1 और M2 के बीच का, ये वाला जो एरिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड हाफ पीरियड एलिमेंट। ये फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट था 0 से M1 तक, M1 से M2 तक क्या हो गया, सेकेंड हाफ पीरियड एलिमेंट हो गया। अब हमने क्या किया, एक और ड्रा किया, M3। तो M2 और M3 के बीच का जो एरिया है बेटा, इस एरिया को क्या बोलेंगे हम, थर्ड हाफ पीरियड एलिमेंट। और इसकी भी डिस्टेंस फिर मैंने क्या बताया आपको, बढ़ती जा रही, कितनी डिस्टेंस हर बार, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, कितनी होगी ये, b प्लस 3 लैम्बडा बाई 2, ईच टाइम इट इज इंक्रीजिंग बाई लैम्बडा बाई 2। ओके, और लैम्बडा पूरा एक साइकिल होती है, और लैम्बडा बाई 2 यहां तक हो गया, हाफ हो गया, इसलिए इनको हाफ पीरियड कहा जाता है। ओके, जोन्स तो चलो ये जगह है, ओके, या इनको एलिमेंट्स कहा जाता है। मतलब क्या क्या हमारे पास, मैंने क्या बताया आपको कि जो हमारे फ्रेजनल साइंटिस्ट थे, उन्होंने फ्रेजनल डिवाइडेड होल वेव फ्रंट, भाई वेव फ्रंट को मैं हमेशा WF से लिखूंगा, WF एवरीवेयर स्टैंड फॉर वेव फ्रंट, HP हाफ पीरियड एलिमेंट, ठीक है, divided the whole wavefront into a number of concentric circles such that the distance from P increases by lambda by 2. Okay, it is increases by lambda by 2. आपका O से M1 तक का जो पहला है, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, आपका फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट कहलाएगा। जो ये है, ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है ना, द एरिया अंडर M1 कह दूं, is called first half period element, और हाफ पीरियड मैंने बता चुका हूं क्यों कहते हैं बेटा इनको, क्योंकि इनमें लैम्बडा बाई 2 का डिस्टेंस है। और अब सेकंड हाफ पीरियड एलिमेंट कौन सा होगा, अगर मैं बात करूं, ये वाला होगा बेटा, M1 से M2 के बीच का, ये जो मैंने अभी दिखाया आपको, ये आपका सेकंड एरिया बिटवीन M1 एंड M2 इज सेकंड हाफ पीरियड एलिमेंट। एक बात आप नोट करें बेटा, एवरेज डिस्टेंस डेफिनेटली चेंज होती जाएगी ना, ये M1 से शुरू हो गया और M2 तक सेकंड हाफ पीरियड है, तो जो पार्टिकल M1 पर लाए, सारे पार्टिकल ये किसमें हैं, जो इस कलर में मैंने दिखाए हैं। अच्छा ये यूं है, एक बार फिर देखो वीडियो की तरफ देखो, यूं है इस डिस्टेंसेस बेटा 3D में, इज ओके, इस तरीके से डिस्टेंसेस है। और मतलब आपको लग रहा होगा सर अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग डिस्टेंस हो जाएंगे, क्योंकि ये मैंने बोला परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड है, P पॉइंट से समझो टेंजेंट ड्रा किए गए इन सर्कल्स के ऊपर, तो एक पॉइंट से अगर एक्सिस पे से टेंजेंट ड्रा करोगे, तो जैसे मान लीजिए मैं यूं कहूँ, ये समझ में आ गया ना, कहीं भी देखें, ये गोरनाथ को बच्चा कहेगा सर यहाँ तक तो डिस्टेंस B प्लस लैम्बडा बाई 2 से ज्यादा हो जाएगी और यहाँ पर कम, नहीं, ये एक्चुअली यूं रखा ही नहीं है, ये कैसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड रखा हुआ है। क्लियर हो गया। तो और इसमें भी प्रॉब्लम क्या है, देखो ये M1 से शुरू होकर M2 तक जा रहा है, M1 पर डिस्टेंस है B प्लस लैम्बडा बाई 2, या जो है ना, और M2 पर कितनी होगी B प्लस 2 लैम्बडा बाई 2। तो अगर बीच में कोई पार्टिकल है तो उसकी डिस्टेंस तो वेरी करेगी, कहां से कहां तक, B प्लस लैम्बडा बाई 2 से B प्लस 2 लैम्बडा बाई 2 तक वेरी करेगी। ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड कौन सा हो जाएगा, M2 से M3 के बीच में, ये जो हो गया
मैं अलग अलग कलर से दिखा रहा हूँ इसलिए। ये जो हो गया एरिया बिटवीन M2 and M3, that is called बेटा थर्ड हाफ पीरियड एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा बेटा, ये तो मैंने सिर्फ आपको मीनिंग बताया क्या है ये हाफ पीरियड। तो अब क्या होगा, ये फर्स्ट वाला भी वेव भेजेगा, सेकंड वाला भी सेकेंडरी वेव्स भेजेगा, थर्ड वाला भी सेकेंडरी वेव्स भेजेगा। लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे, आपको पता है डिस्टेंस बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा। आप एक बल्ब के पास बैठे हैं, बल्ब से दूर जाएंगे, ठीक है ना, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम नहीं होती चली जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में यही कैलकुलेट करने वाले हैं बेटा कि ये सब जब पी पर पहुंचेंगी वेव्स, तो वो किस ढंग से सुपर इम्पोज करेंगी एंड उनका रिजल्टेंट कैसा होगा, कैसा हमें दिखाई देगा। ठीक है।